इस समय अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर युद्ध थोप दिए जाने से जो परिस्थितियां पैदा हुई है उसे थोड़ा बहुत समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए मैं यह वीडियो बना दे रहा हूँ। जो हमारा टैक्स का पैसा है वही इस पूरा युद्ध का खर्चा में लगाया जा रहा है, इसे भी समझना ज़रूरी है। और यदि नुकसान किसी कंपनी को होता है तो उसकी भरपाई खनिजों के माध्यम से या कंपनी के माध्यम से की जानी है, जिसमें हम आदिवासियों की ही ज़मीन जानी है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात हमको यह समझनी है कि युद्ध एक व्यापार है। जो हम समझते हैं ना कि भावनाओं में बहकर नेताओं को भगवान बनाना या इसने उसको मार दिया या उसके ये चीज़ उड़ा दिया, ये एक्चुअली युद्ध हम आदिवासियों के लिए भी घातक सिद्ध होते हैं। याद कीजिए कि 1 मार्च 2026 रात के 2 बजे अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया। सबको टकटकी लगाए देख रहे थे क्या होगा उसका नाम था ऑपरेशन एपिक थ्योरी। दुनिया भर में अलर्ट जारी हो गया, तेल की कीमतें आसमान छूने लगी और वॉल स्ट्रीट पर एक अलग ही जश्न शुरू हो गया। लॉकहीड मार्टिन का शेयर उछला 14.9%, नॉर्थरोप ग्रुमेन का 46% ऊपर, मतलब ये पिछले साल से। RTX कॉरपोरेशन का 43.6 बिलियन रेवेन्यू बढ़ गया रातों रात, मतलब 4,360 करोड़ रुपया से ऊपर। और भारत में जो भी डिफेंस के कंपनियां हैं जैसे HAL हुआ, BEL हुआ, BDL, सब शेयर तो बढ़े और वे लोग भी वार मोड में आ गए। अब सवाल यह है कि क्या यह युद्ध था या यह एक प्लान्ड बिजनेस डील थी? मैं यही समझने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। आज हम उस सच को खोलेंगे जो न्यूज़ रूम्स अक्सर दबाते हैं। जोहार, मैं मुकेश बिरवा, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। पहले सरल भाषा में समझते हैं कि ईरान पर हमला क्यों हुआ। जून 2025 इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर पहली बार स्ट्राइक की। अमेरिका ने साथ दिया। नॉर्थरोप के B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स डिप्लॉय किए गए, याद रखिए नॉर्थरोप के। फिर दिसंबर 2025 ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुए, इकोनॉमी तबाह हुई, करेंसियाँ गिरने लगी। ट्रंप ने तुरंत इंटरवेंशन की धमकी दी। ईरान ने कहा यह हमारा रेड लाइन है। और फिर 28 फरवरी 2026 को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया गया। आधिकारिक कारण क्या था? ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना, याद रख लीजिएगा। लेकिन असली कारण आगे देखते हैं। US मिलिट्री पर 2025 में खर्च हुआ लगभग 1 ट्रिलियन। ट्रंप का टारगेट है कि 2027 तक 1.5 ट्रिलियन करने का है, मतलब उसका बजट। यानी हर साल अमेरिका की GDP का करीब 3.5% सिर्फ हथियारों पर खर्च किया जा रहा है। युद्ध की ज़रूरत नहीं है, युद्ध के बहाने की ज़रूरत है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद शेयरों का उछाल आप देखिए। 2 मार्च 2026 पहला ट्रेडिंग डे जब मार्केट खुला, लॉकहीड मार्टिन कंपनी का एक दिन में शेयर 3.1% बढ़ा। अगर पिछले साल से तुलना करें तो 40%। अभी इसका मार्केट कैप 152 बिलियन हो चुका है। उसी तरह RTX कंपनी का एक ही दिन में 4.7% बढ़ता है शेयर, और वैल्यू 35% पिछले साल से आगे बढ़ चुका है। इसका मार्केट कैप है $271 बिलियन। उसी तरह नॉर्थरोप ग्रुमेन का ये एक ही दिन में 4.1% बढ़ता है, पिछले साल की तुलना में 46% बढ़ चुका है। $103 बिलियन की मार्केट कैप रखता है। फिर है L3 हैरिस टेक्नोलॉजी, ये एक दिन में 22% बढ़ता है। ये जो सोर्स है governmentfact.org का है, अल जजीरा का है, ट्रेडिंग की का है, ये मार्च 2026 से है। सिर्फ एक दिन में लॉकहीड, RTX और नॉर्थरोप के शेयर होल्डर्स ने 25 से $30 बिलियन की वेल्थ गेन की, या मतलब 250-300 करोड़ रुपए एक ही दिन में। यह अमाउंट बराबर अमेरिका के पूरे साल के मिलिट्री, हाउसिंग और फैमिली वेलफेयर बजट के बराबर है। यानी कि एक दिन का मुनाफा पूरे साल का फौजी परिवारों का बजट। यह पहली बार नहीं हुआ, यह पैटर्न पुराना है।
अब देखते हैं आगे। जब 3 जनवरी 2020 को कासिम सोलेमानी की हत्या हुई थी तब नॉर्थरोप का शेयर 5.4% एक ही दिन में बढ़ा था, तो लॉकहीड का 6.5%। उसी तरह इजराइल ईरान वार जब शुरू हुआ जून 2025 में, तब भी कई सारे डिफेंस के जो शेयर हैं वो काफ़ी बढ़े थे, लगभग लॉकहीड के तो 40% तक बढ़ गए थे। और इस समय जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है उसमें भी ओवरऑल जो डिफेंस के शेयर हैं वो 4.1% करीब बढ़े हैं, नॉर्थरोप के और लॉकहीड के 3.1%। मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह ये लोग एक्चुअली अपना व्यापार बढ़ाने के लिए युद्ध करते हैं और किस तरह कंपनियों को ये लोग जनता के टैक्स का पैसा देते हैं, वो आगे हम बताएंगे। हर बार युद्ध या तनाव बढ़ा, हर बार ये कंपनियां माला माल हुई और हथियार कौन से इस्तेमाल हुए, अब देखिए इसको। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में 20 से ज़्यादा अलग अलग वेपन सिस्टम इस्तेमाल हुए हैं। ऐसे वेपन सिस्टम हैं F-35 लाइटनिंग 2, ये लॉकहीड मार्टिन तैयार करती है। 80 मिलियन इसका कॉस्ट है यूनिट का, एक यूनिट का। उसी तरह B-2 स्पीड स्टील्थ बॉम्बर है, यह नॉर्थरोप ग्रुमन बनाती है, 2.1 बिलियन का एक यूनिट है। उसी तरह टॉमहॉक क्रूज मिसाइल है, ये RTX कॉरपोरेशन कंपनी बनाती है, एक यूनिट का कीमत $2 मिलियन। पैट्रियट मिसाइल्स PAC-3 बोलते हैं, ये लॉकहीड मार्टिन बनाती है, 4 से $6 मिलियन का ये यूनिट है। अब इसको समझिए, हर मिसाइल जो दागी गई, हर बम जो गिरा, किसी ना किसी कंपनी का वह रेवेन्यू था। 1961 में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोइट एइज़नहोवर ने अपने फेयरवेल स्पीच में एक चेतावनी दी थी कि हमें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अनवारंटेड इन्फ्लुएंस को अवॉइड करना होगा। मतलब मिलिट्री और इंडस्ट्री का अगर तालमेल हुआ तो कितना खतरनाक होगा, ये उनकी चेतावनी थी। आज उनका 65 साल बाद वही हो रहा है जो उन्होंने वार्निंग दी थी। अभी भी मिलिट्री और इंडस्ट्री का जो तालमेल हो रहा है, जो बिजनेस डील हो रही है। पेंटागन को हर साल $924 बिलियन का बजट मिलता है। वह पैसा कहाँ जाता है? सीधे इन्हीं कंपनियों को। अब देखिए 2024 का रेवेन्यू अब देखेंगे डिफेंस सेक्टर की कंपनियों का, तो लॉकहीड मार्टिन को $68.4 बिलियन दिया गया, जो F-35 बनाती है, थार्ड, PAC-3, LRASM, ये सब प्रोडक्ट बनाती है। फिर RTX कॉरपोरेशन को $43.6 बिलियन मिला बजट के से, और वो बनाती है टॉमहॉक, पैट्रियट, AIM मिसाइल्स। उसी तरह नॉर्थरोप ग्रुमन को $40 बिलियन का बजट मिला, ये बनाती है B-21 और B-2 बॉम्बर्स, रडार, ड्रोन्स, ये सब बनाती है। तो इसका पैसा सीधे इनके अकाउंट में जाता है। तो यह एक्चुअली एक तरह का रिवॉल्विंग डोर है और सबसे ख़तरनाक है। मतलब डिफेंस सेक्रेटरी या फिर डिफेंस कंपनी बोर्ड में होता है, पेंटागन में पॉलिसी तय होता है, वार डिसाइड होता है, फिर कंपनी को प्रॉफिट। यह साइकिल एंडलेस है। पेंटागन के टॉप ऑफिसर्स जब रिटायर होते हैं तो सीधे इन्हीं डिफेंस कंपनियों में जाते हैं, बोर्ड मेंबर्स, लॉबियिस्ट, कंसल्टेंट्स बनकर। ये वही लोग गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं कि कब और कैसे युद्ध करना है। यह करप्शन नहीं है, यह सिस्टम है। जैसे मैं इंडिया के बारे में कहता रहता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेट का सिस्टम है, आप सरकार किसी की भी हो काम, वो लोग वही करते हैं जो किया जाना होता है या कराया जाना होता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात पर। आप सोच रहे हो कि भारत इसमें कहाँ होगा। बहुत तरीक़ों से, बहुत गहराई से इसको समझिए। भारत के डिफेंस स्टॉक्स भी इस समय में काफ़ी ऊपर चढ़े हैं। 2-3 मार्च 2026 को जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद पहला ट्रेडिंग वीक था, तब इंडियन कंपनीज़ जो डिफेंस सेक्टर के हैं उसमें क्या क्या बदलाव हुआ आप देखिए। MTAR टेक्नोलॉजीज़ को 51.1% परफॉर्मेंस बढ़ा, ये अब तक का सबसे बढ़िया है। ये भी डिफेंस टेक है। फिर डाटा पैटर्न्स है, इसका 39.2% शेयर बढ़ा है बहुत तेज़ी से। भारत फोर्ज, ये 34.6% इसका शेयर उछला। उसके बाद BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका 6.3% शेयर बढ़ा। ये रडार और EW सिस्टम पे काम करती है। ये डिफेंस सेक्टर पब्लिक सेक्टर यूनिट भी है।
HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसका 8.4% शेयर बढ़ा। ये सब सोर्स जो हासिल हुआ है ये goodreturns.in, बिजनेस टुडे, ये सबसे हुआ है। मोदी की इजराइल यात्रा और 85,000 करोड़ रुपए का डील, कैसे आपको लगता है? 25 फरवरी 2026 को पीएम मोदी जेरूसलम गए, क्यों? इजराइल के वेपन सिस्टम की लाइव परफॉर्मेंस देखने। ईरान युद्ध ने प्रूव किया था कि इजरायली डिफेंस टेक्नोलॉजी काम करती है, जो भी उसका ड्रोन हो या कुछ ये भी हो। भारत के साथ जो डील हुआ उसमें आयरन डोम जो एयर डिफेंस का काम करती है, और कंपनी है राफेल और IAI, ये $multi-billion डील है। डेविड स्लिंग सिस्टम है, ये भी राफेल बनाती है। स्पाइस 1000 गाइडेंस किट्स, ये भी राफेल बनाती है। रैम्पेज एयर टू ग्राउंड मिसाइल, ये 8-बिट सिस्टम बनाती है। एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम IAI बनाती है। आयरन बीम यानी कि लेजर सिस्टम, ये राफेल और एलबिट बनाती है। इस तरह से कई सारे कंपनियों के साथ $multi-billion, कुल मिला के लगभग 85,000 करोड़ का डील होता है। अब सोचिए यह डील क्यों हुई? क्योंकि मई 2025 में इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट में इंडिया को ड्रोन और मिसाइल वारफेयर में थोड़ी परेशानी हुई। ईरान युद्ध ने इजराइल के सिस्टम की रियल टाइम टेस्टिंग कर दी। युद्ध एक शोरूम है और इजराइल ने अपना शोरूम लाइव चलाया। फरवरी 2026 में इंडिया ने यूएस के साथ $40 बिलियन का मेगा डिफेंस डील अप्रूव किया है, और इसमें जो सप्लायर है 114 फ्रेंच राफेल फाइटर जेट्स, ये डसॉल्ट एविएशन का है। फिर मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट यूएस कंपनीज़ का है। F404 जेट इंजिन्स GE एरोस्पेस का है। F-35 फाइटर जेट्स, ये लॉकहीड मार्टिन का है। तो यह सब कुल मिला के $40 बिलियन का डील था। 2015 तक अमेरिका से भारत का डिफेंस ट्रेड लगभग जीरो था, और 2026 तक $20 बिलियन से ज़्यादा। इंडिया का यह तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर लाइन है, 1.85 लाख करोड़ रुपीस का अमेरिका के साथ। यह सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है, यह जियोपॉलिटिक्स और बिजनेस का फ्यूज़न है। भारतीय प्राइवेट कॉरपोरेट्स का फ़ायदा मेक इन इंडिया में डिफेंस पॉलिसी के बाद प्राइवेट कंपनियों का डिफेंस में एंट्री शुरू होता है। अब इंडियन कॉरपोरेट को डिफेंस वेंचर से कैसे फ़ायदा हुआ इसको भी आप देखिए। जैसे अडानी डिफेंस एरोस्पेस, ये ड्रोन्स, एम्यूनिशन और नावल सिस्टम में इनको काम मिला, और जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स में इन्हें बढ़ चढ़ के इनको प्रोजेक्ट दिया गया। टाटा एडवांस सिस्टम ये C295 एयरक्राफ्ट बना रही है, हेलीकॉप्टर, एयरबस, ये सब। उसी तरह लार्सन एंड टुब्रो ये आर्टिलरी, सबमरीन्स, मिसाइल्स, लार्ज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रह्मोस का कंपोनेंट्स। तो अब समझिए कि इंडिया का बजट फाइनेंस ईयर 2027 के लिए क्या अब तक मिला है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इस समय 7.85 लाख करोड़ रुपया दिया गया, मतलब पिछले साल की तुलना में 15% ज़्यादा। अब पूरी पिक्चर को समझिए, वार इकोनॉमी कैसे काम करती है। पहला स्टेप, टेंशन को क्रिएट करो, सैंक्शंस, डिप्लोमेटिक प्रेशर, प्रॉक्सी वार्स, प्रोटेस्ट को फंड करो। और दूसरा स्टेप क्या है, वार का जस्टिफिकेशन बनाओ। न्यूक्लियर थ्रेट है, टेररिज्म है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, कोई भी नैरेटिव चलेगा। स्टेप 3 है वेपन्स डिप्लॉय करो, मतलब उसके सामने अगल बगल, ताकि उकसाओ, मतलब कहने का हर मिसाइल, हर बॉम्ब, मतलब कंपनी का वहाँ रेवेन्यू दिख रहा है। स्टेप 4 स्टॉक्स उछालो शेयर मार्केट में, शेयर होल्डर्स को मासिव रिटर्न्स मिलता है तो वो लोग और पैसा लगाते हैं। स्टेप 5 रीबिल्ड कॉन्ट्रैक्ट दो, मतलब वार के बाद जो तबाही होती है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने का जो ठेका होता है उन्हीं कंपनियों को फिर दिया जाता है, जो कंपनियां ये सब करती है, बारूद बनाती है, राफेल बनाती है। और स्टेप 6 एलाइज को वेपन बेचो, जैसे इंडिया, गल्फ कंट्रीज़, यूरोप सब डरे हुए हैं और सब खरीद रहे हैं। यह साइकिल एंडलेस है और यही वार इकोनॉमी है। अब जो इन सब परिस्थिति से अब हमें सवाल क्या पूछना चाहिए, क्या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी सच में ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए था? जो अभी हमने ऊपर इतना इकोनॉमिक्स बताया उससे आपको क्या ऐसा लगता है, या एक केयरफुली प्लान्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी जिसमें पॉलिटिशियंस ने पॉलिसी बनाई, कंपनीज़ ने वेपन बेचे, इन्वेस्टर्स ने रिटर्न लिए और आम लोग ईरानी, अमेरिकी, भारतीय सभी ने कीमत चुकाई।
हम यह नहीं कह रहे हैं कि सभी वार्स प्योरली बिजनेस डिसीजंस हैं। रियल सिक्योरिटी थ्रेट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब एक ही दिन में शेयर होल्डर्स के 25 से 30 बिलियन यूएस डॉलर्स बनते हों, जब वार से पहले स्टॉक्स ऑलरेडी रैली कर रहे हों, जब डिफेंस कंपनी एग्जीक्यूटिव्स गवर्नमेंट में जाएं और वापस आएँ, तब हमें तो पूछना होगा ना कि किसका बेनिफिट हो रहा है। एइज़ेनहावर ने 1961 में कहा था, मिलिट्री इंडस्ट्री कम्प्लेक्स को चेक करो। मतलब मिलिट्री और इंडस्ट्री यूनिट के बीच में जो गठजोड़ है उसको हमेशा चेक किया जाना चाहिए। 65 साल बाद वह कम्प्लेक्स और बड़ा और पावरफुल हो गया है और अब इंडिया भी उसी गेम में शामिल हो रहा है। 7.85 लाख करोड़ का डिफेंस बजट, अडानी, टाटा, एल&टी, इन सब का डिफेंस में एंट्री होता है। इजरायली, अमेरिका, फ्रेंच वेपन्स के डील्स होते हैं। यह गलत नहीं है, देश की सिक्योरिटी ज़रूरी है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि जब युद्ध बिजनेस बन जाता है तो पीस कभी प्रॉफिटेबल नहीं होती। अगर आपको यह एनालिसिस हेल्पफुल लगी, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैंने वास्तव में यह सब जानकारी अपने लिए हासिल किया था, लेकिन लगा आप लोगों को भी इसकी जानकारी हो बोल के इसमें वीडियो बना के डाल दे रहा हूँ। तो इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।